चलो, जा रहा है ना आवाज? चलिए, शुरू करता। लास्ट क्लास में जस्ट हम लोग इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड का बात कर रहा था। ओके, है कि नहीं? तो लाइक आपका जो मैग्नीट्यूड था बेसिकली एनर्जी, एक पर्टिकुलर अर्थ कोई कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो चीज को जस्ट बताता है। वेयर एज जो आपका इंटेंसिटी है, वो हमको ये बताता है कि लाइक लेवल ऑफ शेकिंग क्या है ना, उस पर्टिकुलर अर्थक्वेक का। जैसे ये आपका एक सिंपल सा एमएमआई वर्सेस लाइक आपका मैग्नीट्यूड रिएक्टर स्केल का कोरिलेशन है, right? ये जो है, ये आपका मिनट लेफ्ट साइड में जो है ये हमको बता रहा है, लेफ्ट साइड वाला हमको बता रहा है एमएमआई मॉडिफाइड मार्कली स्केल का। ओके, एंड राइट साइड में जो है वो हमको बता रहा है मैग्नीट्यूड। ओके, रिएक्टर स्केल से मेजर किया वाला उसका मैग्नीट्यूड को हमको बता रहा है। सी, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लाइक आपका जो इपी सेंटर से जितना दूर होते जाएगा आप, क्या होगा, इंटेंसिटी कम होते जाएगा। सबसे ज्यादा लेवल ऑफ शेकिंग आपको कहाँ मिलेगा? इपी सेंटर में। सपोज कर लो ये सेंट्रल पॉइंट मेरा इपी सेंटर है, तो जो सर्कल, ये सब आपका क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल जैसा है। जो सर्कल लेट से सेंटर के पास में है, वहां पे लेवल ऑफ शेकिंग ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम दूर जाते रहेगा, वेव फॉर्म जो है, वेव एनर्जी जो है, डिक्रीमेंट होते जाएगा, उसका जो एनर्जी है वो कम हो जाएगा। ओके, सी, फर्स्ट वाला नीचे से देखता है, क्या बोल रहा है ये? 12 एमएमआई स्केल में क्या बोल रहा है? डैमेज टोटल, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे आपका टोटल कोलैप्स देखने को मिलेगा। मतलब जो इपी सेंट्रल पोर्शन है, इपी सेंट्रल पोर्शन से लाइक सर्टेन डिस्टेंस तक आपको टोटल कोलैप्स वाला स्ट्रक्चर देखेगा। बेसिकली वो हमको बता रहा है कि इस जगह में लेवल ऑफ शेकिंग ऑलमोस्ट एक जैसा था। ओके, क्या बोल रहा है? वेव वेव्स सीन ऑन ग्राउंड सरफेस, लाइन ऑफ साइट एंड लेवल डिस्टोर्टेड, ऑब्जेक्ट थ्रोन अप इन द एयर। मतलब इस जगह में काफी खतरनाक जगह से लाइक आप शेकिंग हुआ है, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। ओके, लाइक हमने देखा था ना, लाइक आपका जो वेव फॉर्म क्रॉलिंग कर रहा था, है कि नहीं? तो अल्टीमेटली उस जगह से ही वेव्स जो है वो डेवलप हुआ, वहां पे उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी था। ओके, तो ये इसको हम कैटेगराइज करते हैं एमएमआई स्केल पे 12 में। एंड इसका कोरस्पॉन्डिंग अगर आप रिएक्टर स्केल पे देखेगा तो हमको मैग्नीट्यूड 8 मिलता है। ओके, 8 मैग्नीट्यूड का कोरस्पॉन्डिंग लाइक आपका जो एमएमआई स्केल है वो 12 है। अगेन, एमएमआई जो है वो बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन, ये फीलिंग, ये ऑब्जर्वेशन, ओके, लेवल ऑफ शेकिंग के हिसाब से बनाया जाता है। ओके, वेयरएस जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली आपका एनर्जी कितना रिलीज हुआ, उसके हिसाब से वो चीज को डेवलप किया जाता है। राइट नो, दूसरा जो आपका एमएमआई 11, ये वैल्यूज आपको याद करने का जरूरी नहीं है। ओके, सी, क्या बोल रहा है? फ्यू स्ट्रक्चर रिमेन स्टैंडिंग, ब्रिजेस डिस्टॉर्टेड डिस्ट्रॉयड, फीचर्स इन द ग्राउंड, पाइप ब्रोकन, लैंडस्लाइड, रेल बेंट। मतलब बेसिकली जो आपका इलोंगेटेड मटेरियल्स है, इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट है, इलोंगेटेड बॉडी है, वहां पे सबसे ज्यादा डैमेज होगा। ओके, एंड बेसिकली ये जो है, आप अगर इसको देखेगा तो लाइक आपका 7.8 से लेके समथिंग 8.8 तक ये आपको मैग्नीट्यूड में दिखा रहा है। वैसा ही लाइक आपका 7.1 के आसपास से लेके 7.67 के आसपास में लाइक इसका मैग्नीट्यूड दिख रहा है, क्योंकि एक ही मतलब थोड़ा थोड़ा लाइक आपका ये वेरिएशन होगा। वैसा ही हमको मैग्नीट्यूड एमएमआई स्केल पे अगर आप 10 देखेगा तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, क्या बोल रहा है? मोस्ट मैसनरी एंड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड, ग्राउंड क्रैक, सॉरी, मोस्ट मैसनरी एंड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड। लाइक आपका जो वॉल वगैरह है, ओके, आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, दैट मींस लाइक आपका आरसीसी बिल्डिंग वगैरह जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ग्राउंड क्रैक्स, रेल बेंट, लैंडस्लाइड, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब लेवल ऑफ शेकिंग जब हाई होगा
तो जो भी स्लोप वर्ज ऑफ फेल्यूर पे होगा वो सब क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका फेल होना शुरू हो जाएगा। एंड करस्पॉन्डिंग अगर इसको देखेगा तो लाइक आपका मैग्नीट्यूड 6.5 से लेके 7.1 के इन बिटवीन कुछ आ रहा है। ओके, अब डायरेक्टली इसको नहीं बोल सकता है कि ये लाइक 0.1 ही है, क्योंकि ये लॉगरिदमिक स्केल पे होता है, लॉग पे बना हुआ होता है ये। ओके, नाउ लाइक आपका इसको देखिए, 9 में क्या बोल रहा है, बिल्डिंग शिफ्टेड ऑफ फाउंडेशन, क्रैक्ड, थ्रोन आउट ऑफ प्लम्ब, ग्राउंड क्रैक, अंडरग्राउंड पाइप ब्रोकन, लाइक जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल स्टैब्लिशमेंट ग्राउंड का नीचे दबा के रखा हुआ, जैसे हो सकता है आपका गैस पाइपलाइन हो गया, लाइक आपका पेट्रोलियम पाइपलाइन हो गया, वाटर पाइपलाइन हो गया, इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट, ये सब क्या हो जाएगा, लाइक आपका टूट जाएगा, है कि नहीं। ऑफ कोर्स जो आपका बिल्डिंग, मतलब एक जगह में कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर जो था, ओके, क्योंकि लेवल ऑफ शेकिंग इतना हाई है कि लाइक ये अपना पोजीशन को चेंज कर सकता है। ओके, अगर इसका फाउंडेशन सही से नहीं बना हुआ है तो, ठीक है। हमने देखा था ना कि लाइक आपका वेव फॉर्म नीचे में कम था, ऊपर में आपका लेवल ऑफ शेकिंग ज्यादा था। ये भी एक रीजन है कि हम ग्राउंड जब स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करता है तो वहां पे हम फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। ओके, ताकि ये स्ट्रॉन्ग विंड या फिर लाइक आपका सिस्मिक एक्टिविटी के टाइम में वो अपना पोजीशन से शिफ्ट ना हो। ठीक है, तो ये सब चीज हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। नाउ आपका जो एमएमआई स्केल पे अगर आप 8 में देखेगा तो यहाँ पे क्या दिखेगा, पैनल वॉल थ्रोन, पैनल वॉल थ्रोन आउट ऑफ द, ओके, यहाँ पे एक चीज है जिसको जस्ट क्या बोल रहा है, थ्रोन आउट ऑफ प्लम्ब लाइन, 9 में हमको दिख रहा था ना, थ्रोन आउट ऑफ प्लम्ब लाइन, दैट मीन्स जो आपका बिल्डिंग है प्लम्ब लाइन, दैट मीन्स इनिशियली हम इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली बनाता है कि नहीं, परफेक्टली परपेंडिकुलर होता है आपका। ओके, दैट मीन्स प्लम्ब लाइन का पैरेलल होगा, बट शेकिंग का वजह से ये हो सकता है थोड़ा सा टिल्ट हो जाए। जो प्रेजेंटेशन वाला पोर्शन देखा था उसमें हमने देखा था ना, बहुत सारा बिल्डिंग आपका आफ्टर अर्थक्वेक टिल्ट हो जाता है। ओके, तो अगर वो टिल्ट हो गया तो हम उसको बोल सकता है कि ये स्ट्रक्चर आपका आउट ऑफ प्लम्ब लाइन है। राइट, नो क्या बोल रहा है, ग्राउंड क्रैक्ड, इस चीज को तो हमने देख चुका है, लाइक आपका इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो वो ब्रेक हो जाएगा। नाउ 8 में देखिए क्या बोल रहा है, पैनल वॉल थ्रोन आउट ऑफ द फ्रेम, फॉल ऑफ वॉल्स, monuments chimney, sand and mud ejected, ड्राइवर्स ऑफ द ऑटोस डिस्टर्ब्ड। सपोज कर लो आप अगर उस टाइम एक गाड़ी चला रहे हैं, है कि नहीं, तो लाइक आपका लेवल ऑफ शेकिंग इतना हाई होगा कि लाइक व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा आपको मुश्किल हो सकता है कि नहीं। ओके, इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ शेकिंग, इससे ऊपर वाला में तो लाइक आप चला ही नहीं सकता ना, ये 8 का बात कर रहा है कि नहीं, मतलब इतना ज्यादा ग्राउंड शेकिंग होगा उससे ऊपर वाला में, हाई शेकिंग रीजन में कि लाइक आप गाड़ी वगैरह नहीं चला सकता। अभी रिसेंटली एक फुटेज बहुत वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, गाड़ी आदमी चला रहा था वहां पे, लाइक आपका जो वहां पे लाइक आपका अर्थक्वेक जब हुआ तो लाइक गाड़ी चलाने के लिए डिस्टर्ब हो रहा था, है कि नहीं। बहुत सारा आदमी चलते चलते, जापान का आई थिंक था वो फुटेज, चलते चलते लाइक बहुत सारा आदमी ग्राउंड पे लेट लेट गया था अपने आप को बचाने के लिए, इतना शेकिंग जो था हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, लाइक आपका हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल इलिप्टिकल डायरेक्शन में, लाइक आपका रोड बहुत मूव कर रहा था। बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था वो, आप देखा होगा। ओके, इवन जो बिल्डिंग का ऊपर स्विमिंग पूल बना हुआ था, वो जब आपका बिल्डिंग हिल रहा था तो लाइक स्विमिंग पूल से पानी इजेक्ट होके बाहर गिर रहा था। ये देखा होगा आप सोशल मीडिया में, अभी 2-3 महीना पहले लाइक बहुत वायरल हो रहा था ये, है कि नहीं। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। जो पैनल है, पैनल में जो कंस्ट्रक्टेड है आपका वॉल वगैरह, वो सब लाइक टूट सकता है कि नहीं। मोनूमेंट्स क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पुराना होता है तो लाइक आपका टूटने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। चिमनी, क्योंकि ये क्या है, लाइक आपका जो डायमीटर का कंपैरिजन में उसका हाइट है वो काफी ज्यादा होता है कि नहीं। तो इस केस में जब शेकिंग होगा तो शेकिंग होने से लाइक इसका टूटने का चांसेस भी बहुत ज्यादा होता है। ओके, ब्रिक चिमनीस देखा होगा आप, है कि नहीं, वो सब बेसिकली इस कैटेगरी में आ जाएगा। नो 7 में क्या बोल रहा है, और अगेन इसका कोरस्पॉन्डिंग अगर आप देखेगा तो लाइक 5.4 से लेके लेट से आपका 5.89 के आसपास में कुछ इसका मैग्नीट्यूड है। ये वैल्यूज आपको याद नहीं रखना है,
ओके, तो ये जस्ट कोरिलेशंस बता रहा है आपको एमएमआई स्केल एंड रेट से रिएक्टर स्केल्स में। ओके, नाउ सी 7 में अगर आप देखेगा तो क्या बोल रहा है, एवरीबॉडी रन आउटसाइड आउटडोर, डैमेज टू द बिल्डिंग बिल्डिंग वेरीज डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन। सी अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है। ओके ओके, नोटिसेबल नोटिस बाय ड्राइवर ऑफ द ऑटो, लाइक आप गाड़ी चलाने टाइम में फील कर रहा है कि लाइक शेकिंग हो रहा है। ओके, एंड इसको अगर आप देखेगा तो लेट से आपका 4.6 से लेके 5.34 के आसपास कुछ आ रहा है आपका रिएक्टर स्केल्स पे। ओके, नाउ 6 में अगर आप देखेगा एमएमआई 6 पे क्या बोल रहा है, फेल्ट बाय ऑल, मेनी फ्राइटेंड एंड रन आउटसाइड, मतलब ऑफ कोर्स आदमी लाइक दौड़ भाग करेगा जब उसको पता चलेगा कि लाइक अर्थक्वेक हो रहा है। फॉलिंग ऑफ प्लास्टर्स एंड चिमनी डैमेजेस स्मॉल, लाइक छोटा मोटा डैमेज आपको देखने को मिल सकता है। ओके, एंड इसको अगर आप कोरस्पॉन्डिंग रिएक्टर स्केल पे देखेगा तो अप्रोक्सीमेटली लाइक आपका 4.3 से लेके 4.6 के आसपास कुछ होगा आपका। ओके, एंड ज्यादातर यहाँ पे जो आप अर्थक्वेक फील किया है एमएमआई के टर्म में, लाइक आप 6 से लेके 7 का इन बिटवीन फेल किया है। फॉर्चुनेटली अभी तक आप ज्यादा एमएमआई और लेट्स से मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक को यहाँ पे फील नहीं किया लास्ट 20-25 साल में, स्पेशली ईटानगर का बात कर रहा है। नो, नेक्स्ट एमएमआई 5 को अगर देखेगा तो क्या बोल रहा है, फेल्ट बाय मोस्ट पीपल, है कि नहीं, some breakage of dishes, windows and let's say plaster, disturbance to tall objects etc. ये सब चीज आपको देखने को मिल सकता है। लाइक लास्ट 1-2 साल पहले जो अर्थक्वेक हुआ था उसके बाद आप देखा होगा, देन चीफ इंजीनियर ऑफ पीडब्ल्यूडी उन्होंने एक डू एंड डोंट्स एंड लेट्स से स्ट्रक्चर को हम कैसे चेक करेगा उस टाइप का एक क्या बोलता है उसको, पेपर लिखा था। ओके, न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ा होगा, लाइक आपका बिल्डिंग सेफ है कि नहीं है, आप उसको असेसमेंट, सेफ्टी असेसमेंट करने के लिए सर्टेन गाइडलाइंस दिए थे उन्होंने। ओके, डॉक्टर अतपलीगो सर। ओके, नाउ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फिल्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, इस केस में आप आसानी से उसको देख सकते हैं। एंड इसको अगर आप देखेगा लेट्स से 3.5 से लेके 4.12 का इन बिटवीन इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है रिएक्टर स्केल पे। एंड वही आप अगर एमएमआई 4 में देखेगा क्या बोल रहा है, फेल्थ इंडोर बाय मेनी, आउटडोर्स बाय फ्यू, मतलब बहुत सारा टाइम में ऐसा होता है कि जो लोग घर में कुर्सी उर्सी पे बैठा होता है उसको पता चलता है कि अर्थक्वेक आया, बहुत लोग जो बाहर में चल रहे हैं उसको पता ही नहीं चलता है। लाइक आप अपना दोस्त को बताते हैं कि कल अर्थक्वेक आया तो विश्वास करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो लेट से ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में खेल रहा था, उस टाइम में आप घर में बैठ के टीवी देख रहा था, है कि नहीं। तो ये जो है लेवल ऑफ शेकिंग काफी कम है कि नहीं। क्या बोल रहा है, इट्स नाइट some may awaken, dishes, windows, doors disturbed, auto rocks noticeably, लाइक धीरे धीरे लाइक आपको शेकिंग होगा। 6-7 महीना पहले जो लाइक ईटानगर में आप अर्थक्वेक फील किया था बेसिकली इसी टाइप का था, 3 मैग्नीट्यूड के आसपास का। अगेन 3 to 3.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इवन लाइक आपका जो हेवीली लोडेड व्हीकल है, ओके, ट्रक है, हेवीली लोडेड व्हीकल से भी लाइक आपको देखने को मिलता है। ओके, मैनी ये टाइम आपका घर अगर रोड के बहुत पास में बना हुआ है तो जब आपका हेवीली लोडेड, सपोज कर लो कोई 12 चक्का, 15 चक्का, 16 चक्का का ट्रक जो सीमेंट लेके आ रहा है या लेट से रॉड लेके आ रहा है या स्टील कैरी करके लेके जा रहा है, आपका घर का आसपास आजू बाजू से जब जा रहा होगा तो वो जो जैसे जैसे वो एक्सेलरेटर प्रेस करता है उस टाइप का डायरेक्ट वाइब्रेशन आप घर के अंदर में फील करता है समटाइम। ओके, इसको हम बोलते हैं ट्रैफिक इंड्यूस्ड वाइब्रेशन। ओके, एंड उसका वजह से भी लाइक आपको फीलिंग होता है। या फिर लाइक आप ब्रिज पे खड़ा है कि नहीं, ब्रिज पे खड़ा है और वहां से कोई ट्रक, हेवीली लोडेड ट्रक वहां से जा रहा है तो भी लाइक ब्रिज पे आपको लेवल ऑफ शेकिंग को आप आसानी से फील कर सकते हैं, है कि नहीं। और सब बेसिकली 3 to 3.5 मैग्नीट्यूड के आसपास, अप टू इवन 4 तक भी वो प्रोड्यूस कर देता है। ओके, अगर आपका स्ट्रक्चर सही से कंस्ट्रक्टेड नहीं है तो ये हैवी लोड का वजह से, जिसको हम ट्रैफिक इंड्यूस्ड वाइब्रेशन बोलते हैं, उसका वजह से भी लाइक उसमें शेकिंग इतना ज्यादा होगा कि लाइक खिड़की का शीशा वगैरह टूटना शुरू हो जाएगा। ईटानगर में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है। ओके, नाउ 3 में क्या बोल रहे हैं, फेल्ट नोटिसेबली इंडोर बट नॉट ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड एज अर्थक्वेक, मतलब आपको पता ही नहीं चलता है, समटाइम आपको ऐसा लगता है कि लेट्स से ये गाड़ी वाड़ी का वजह से कुछ हिल रहा है कि नहीं। स्टैंडिंग ऑटोस रॉक स्लाइटली, वाइब्रेशन लाइक पासिंग ट्रक्स ना, आप मतलब इसको ऐसे ही लगता है जैसे कि गाड़ी वाड़ी चल रहा है। ओके, एंड इसका अगर आप देखेगा मैग्नीट्यूड स्केल पे तो बेसिकली आपका 2.3 से लेके लेट्स से आपका 2.8 के इन बिटवीन कुछ होगा। ओके, एंड लेट्स से आप अगर एमएमआई 2
का corresponding देखेगा तो इसमें बेसिकली क्या है, लाइक आपका फेल्ट बाय फ्यू पर्सन एट द रेस्ट, जो खड़ा है उसी को पता चलेगा, और जो चल रहा है उसको तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो मोशन में है कि नहीं, स्पेशली ऑन अपर फ्लोर। क्योंकि अपर फ्लोर में क्या होगा, जैसे ये आपका मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है फॉर एग्जाम्पल, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, तो नीचे वाला को शेकिंग उतना पता नहीं चलेगा एज कम्पेयर टू ऊपर वाला। जैसे शेयर वेव ऊपर पहुंचेगा तो लाइक इसको ज्यादा वाइब्रेशन फील होगा एज कम्पेयर टू नीचे वाला, है कि नहीं। ओके, क्या बोल रहा है, फेल्ट बाय फ्यू पर्सन एट रेस्ट, स्पेशली जो खड़ा है उसी को फील होगा, जो चल रहा है उसको पता भी नहीं चलेगा। ओके, डेलिकेटली सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट में स्विंग, जैसे आपका पंखा वगैरह है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा हिलने लगता है कि नहीं। ओके, तो ये लाइक आपका MMI 2 में कंसीडर्ड होता है। एंड ये अगर आप मैग्नीट्यूड के टर्म में देखेगा तो 1.6 से लेके अप्रोक्सीमेटली 2.2 के इन बिटवीन कुछ होगा। ओके, एंड MMI 1 में डिटेक्टेड ओनली बाय सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली अगर आपका 1.5 मैग्नीट्यूड या फिर उससे कम का अर्थक्वेक हुआ तो आपको पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो ये कहने का मतलब है यहाँ पे कि लाइक आपका जो ये मैग्नीट्यूड है बेसिकली एनर्जी के टर्म में हमको पता चलता है कि नहीं। बट ये जो आपका MMI स्केल है, ये बेसिकली एक ही अर्थक्वेक का डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे क्या फीलिंग है उसके हिसाब से लाइक ये आपको बताता है। ओके, कि आप कैसे उसको फील कर रहा है। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें? ठीक है ना। ओके, आगे चलता है नेक्स्ट। ओके, तो अभी जो हमने क्या देखा, जस्ट आपका MMI स्केल एंड लेट्स से आपका जो मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड के बारे में जस्ट देख रहा था, है कि नहीं। चलिए, एंड अगेन आप देखा होगा लाइक वेरियस टाइप का लाइक आपका अर्थक्वेक जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका था, जिसको हमने क्लासिफाई किया था, लेट्स से ग्रेट मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक। क्या क्या था, फर्स्ट था लाइक आपका ग्रेट, देन था आपका मेजर, देन था हम लोग का स्ट्रॉन्ग, देन था आपका मॉडरेट, देन था आपका लाइट, एंड देन था आपका माइनर, देन वेरी माइनर, है कि नहीं। ये लाइक आपका डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हमने अर्थक्वेक को क्लासिफाई किया था, जहां पे इसका मैग्नीट्यूड को अगर आप देखेगा तो मैग्नीट्यूड क्या था, लाइक आपका ग्रेटर देन 8 था ना। इसको अगर आप देखेगा, जो मेजर अर्थक्वेक था कुछ 7 से लेके 7.9 का इन बिटवीन था, स्ट्रॉन्ग वाला आपका 6 से लेके 6.9 के इन बिटवीन कुछ था। ओके, लेट्स से आपका मॉडरेट वाला जो था ये आपका 5 से लेके 5.9 का इन बिटवीन था, एंड जो आपका लाइट वाला है, लाइट वाला लाइक आपका 4 से लेके 4.9 का इन बिटवीन था। ओके, माइनर वाला आपका 3 से लेके 3.9 का इन बिटवीन था, एंड जो आपका वेरी माइनर है वो बेसिकली आपका लेस देन
3.9, क्योंकि अभी जस्ट हमने एमएमआई स्केल पे देखा कि जो आपका माइनर और लेट्स से वेरी माइनर अर्थक्वेक है, ये आपको बेसिकली पता नहीं चलता है। ओके, इससे कोई स्ट्रक्चर में डैमेज नहीं होता। ओके, तो ये सब उतना कुछ आपको इफेक्ट क्रिएट नहीं करता है, इसलिए उतना हम इसको ध्यान नहीं देता है। ओके, ये जो है ये बेसिकली क्या है, ये आपका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड क्या है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं? ऑफ कोर्स हमने लास्ट क्लास में देखा था कि लाइक मैग्नीट्यूड जो आपको क्या बताता है, एनर्जी बताता है कि लाइक कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकला है कि नहीं। एंड मैग्नीट्यूड जो है किससे मेजर करता है? यहां से लाइक आपसे पूछ सकता है, मैग्नीट्यूड जो है ये हम मेजर करता है रिचर, और लेट्स से रिचर स्केल ना, मेजर्ड बाय रिचर स्केल। जस्ट लास्ट क्लास में हम लोग देख रहा था। ओके, एंड बोलते बोलते लाइक आप बहुत टाइम में इसको इस टाइप से बोलते हैं ना, रिएक्टर स्केल। ओके, बट वो एक्चुअली क्या है आपका, रिचर स्केल। समटाइम पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एंड ये जो आपका रिचर स्केल था, अगर आप अगेन ये रिएक्टर स्केल और लेट्स से सिस्मोलॉजी को अगर आप अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा तो बहुत सारा तरीका आप पढ़ा होगा। जापान में जो शुरुआत किया गया था, मेंढक मेंढक का मुख का अंदर में लेट से बॉल डाल के उसको शुरू किया गया था, वो 18 सेंचुरी में। जब बॉल गिर जाएगा तो किस डायरेक्शन से अर्थक्वेक हुआ, ये सब चीज आपको देखने को मिलता है। आपका सिलेबस में नहीं है इसलिए हम लोग वो सब चीज को नहीं देखा, लाइक आपका डेवलपमेंट ऑफ सिस्मोलॉजी एंड सिस्मोग्राफ्स एंड ऑल। ओके, जो स्पेसिफिकली जो आपका सिलेबस में है एंड आपका सिलेबस को समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जस्ट हम लोग वहीं पे फोकस कर रहा है। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड बेसिकली आपका क्या बता रहा है, ये क्वांटिटेटिव बिहेवियर बता रहा है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डेवलप हुआ वो चीज हमको बता रहा है। एंड ये जो है किसने बनाया था इसको, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, समटाइम पूछ सकता है। मैग्नीट्यूड को हम मेजर करता है रिएक्टर स्केल से। ओके, ये जो है चार्ल्स एफ रिएक्टर इसको डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय चार्ल्स एफ रिचर। ओके, कब किया था ये, 1935 में किया था। ओके, 1935 में इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, लेकिन उन्होंने इसको बनाया था। ओके, ये जो है बेसिकली आपका एम्पलीट्यूड को क्वांटिफाई करने के लिए बताया था। ओके, एंड इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन का, वो कुछ इस टाइप का था, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग एनोट, जहां पे ए एंड एनोट क्या है, लाइक आपका एम्पलीट्यूड है, वेयर ए जो है आपका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बोलने से हो गया। एंड ए नोट क्या है, ए नोट है आपका रेफरेंस एम्पलीट्यूड, रेफरेंस एम्पलीट्यूड which varies based on distance from the earthquake, distance from the earthquake। क्या है ये, जैसे जैसे हमने देखा था, जो वेव्स था आपका मूव कर रहा था तो कुछ इस टाइप से मूव करके जाएगा, है कि नहीं। तो जो आपका एम्पलीट्यूड है वो अल्टीमेटली क्या को दिखा रहा है, सपोज कर लो ये आपका हॉरिजेंटल लाइन है कि नहीं। सॉरी ये मैं गलत बनाया, क्योंकि वेव जो है सिर्फ ऊपर ही नहीं, हाफ नहीं, ये बेसिकली आपका इस टाइप से जाएगा। ओके, तो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड बेसिकली ये दैट मीन्स मैक्सिमम डिस्टरबेंस को बता रही है कि नहीं। नाउ
सपोज कर लो ये आपका ओरिजिन है अर्थक्वेक का। ओके, तो ये एनर्जी जो है ये सर्टेन डिस्टेंस में जाके क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। इसी फेनोमेना को हम बोलता है लोगरिथमिक डिक्रीमेंट। ओके, दैट मीन्स यहां से जितना डिस्टेंस को ये कवर करेगा, एनर्जी जो है अर्थ सरफेस में कंज्यूम हो जाएगा। ओके, तो रेफरेंस लाइक आप ये जो वेव फॉर्म आप कैलकुलेट कर रहा है किसका कंपैरिजन में कैलकुलेट कर रहा है, तो जो जहां भी आप रेफरेंस को ले रहा है वो रेफरेंस है मेरा एनोट। ओके, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका काठमांडू अर्थक्वेक था 2016-17 का, जिसको हमने अरुणाचल में फील किया था, काठमांडू में उसका एम्पलीट्यूड बहुत हाई था वेव फॉर्म का, वेरेस अरुणाचल में उसका वेव फॉर्म का जो एम्पलीट्यूड था वो काफी कम था, है कि नहीं? इसलिए यहाँ पे उसका एनर्जी कम था, एनर्जी कम था तो यहाँ पे लेवल ऑफ शेकिंग उसका कम था। ओके, तो ये इस टाइप से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर हमको एम्पलीट्यूड दे दिया हो तो हम आसानी से मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना? अभी क्योंकि ये आपका लोगरिथमिक स्केल है, ओके, तो लाइक आपका जो वेव फॉर्म है, अभी सपोज कर लो आपका जो मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल एक अर्थक्वेक है मैग्नीट्यूड लेट्स से 4 का, मैग्नीट्यूड 4 का, दूसरा अर्थक्वेक है लेट्स से मैग्नीट्यूड 5 का। ओके, बस एक यूनिट, वन मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ यहाँ पे, है कि नहीं? बस ये वन एम्पलीट्यूड इंक्रीज जो हो रहा है ना, इससे हमको ये बता रहा है कि लाइक ये दोनों का बीच का जो वेव फॉर्म है कि नहीं, ये 10 टाइम ज्यादा होगा। ओके, 10 टाइम ज्यादा वेव फॉर्म होगा। एंड अगर इसका जो एम्पलीट्यूड है एंड लेट्स से एनर्जी रिलीज के टर्म में अगर आप देखेगा तो ये अप्रोक्सीमेटली लाइक आपका 31 टाइम हायर होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है के लिए, इसको आप लिख सकते हैं। ओके, एन इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड, इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड बाय 1 implies 10 टाइम हायर waveform and about 31 टाइम हायर एनर्जी रिलीज। ओके, जस्ट आपका मैग्नीट्यूड 1 का डिफरेंस हमको क्या बता रहा है, लाइक वेव फॉर्म जो है, ओके, वेव फॉर्म अप्रोक्सीमेटली लाइक आपका 10 टाइम ज्यादा होगा एंड एनर्जी रिलीज अप्रोक्सीमेटली 31 टाइम ज्यादा होगा। ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में लाइक आपसे पूछ सकता है। समझ रहे? ओके, तो वैसा ही आप बोल सकता है लेट्स से जो आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है, ओके, लेट्स से एक अर्थक्वेक से, ओके, जैसे अगर आप नोट्स देखा होगा तो वहां पे भी ये चीज को मेंशन किया है, जो आपका 6.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक से जो एनर्जी रिलीज हुआ है, ओके, बाय लेट्स से 6.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, ये जो है बेसिकली आपका आपका जो 1945 में हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो एटम बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था उसका इक्विवेलेंट है ये। ओके, तो आप इमेजिन कर सकता है कि उस टाइम में कितना बड़ा लाइक डिवास्टेशन हुआ था। ओके, नाउ जस्ट हम एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे, सपोज कर लो मतलब ये 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक लाइक एक एटम बॉम्ब का जितना, 1945 एटम बॉम्ब ब्लास्ट,
नाउ अगेन लाइक जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पे दो बॉम्ब भी गिराया गया था, एक फैटमैन था, दूसरा क्या था, मतलब दो अलग अलग नाम था वो पर्टिकुलर बॉम्ब का, मुझे भी अभी याद नहीं है। जस्ट आप देख लीजिएगा, समटाइम हो सकता है जीएस में भी पूछ ले आपसे। नाउ तो ये 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ही लाइक एक एटम बॉम्ब का बराबर था। नाउ हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर सपोज कीजिए एक 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, ओके, एक 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, ओके, एंड दूसरा लेट से एक एटम बॉम्ब है, कौन ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा? क्योंकि हमने देखा है कि लाइक 1 यूनिट आपका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने से अप्रोक्सीमेटली 31 टाइम क्या होता है, उसका एनर्जी ज्यादा हो जाता है। ओके, तो ये तो 6.3 मैग्नीट्यूड का ही अर्थक्वेक एक एटम बॉम्ब का बराबर है कि नहीं? ना हम बोल रहे हैं कि लाइक आपका 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ और एक एटम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। ओके, इसमें सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग कौन होगा, सबसे ज्यादा डैमेज डिस्ट्रक्शन कौन क्रिएट करेगा, क्या लगता है, 1 और 2? ओके, सी, ऑफ कोर्स जो आपका एटम बॉम्ब है वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा एज कंपेयर टू 7.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक। ओके, अभी देखिए 1945 में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। आज भी आप अगर वहां पे जाता है तो लाइक आपको वो एटम बॉम्ब का ट्रेसेस देखने को मिलता है, लाइक वहां का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है रेडिएशंस का वजह से, है कि नहीं? बट मेयरली 2001 में इंडिया का भुज गुजरात में अर्थक्वेक हुआ था, आज वहां पे जाइए कुछ भी नहीं है। ओके, 2016-17 में लाइक आपका काठमांडू में अर्थक्वेक हुआ था, वहां पे आप जाने से आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कभी अर्थक्वेक हुआ भी था, है कि नहीं? बट एटम बॉम्ब जो है मोर ज्यादा डेंजरस है कि नहीं? तो भले कितना भी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हो, एटम बॉम्ब का कंपैरिजन में एटम बॉम्ब ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। क्योंकि अर्थक्वेक जो है वो इंस्टेंटली उसी टाइम में डैमेज क्रिएट किया, बट एटम बॉम्ब जो है उसका रेडिएशन का वजह से लाइक क्या है, सालों तक वहां पे लाइक आपका रेडिएशन रहेगा जो आपका एटमॉस्फेयर को स्पॉइल करके रखेगा। ठीक है, तो इस टाइप का लाइक कंपैरेटिव क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी जैसे हमने आगे देखा था इंटेंसिटीज, है कि नहीं? इंटेंसिटीज को देखा था, इंटेंसिटी को हमने क्या से मेजर कर रहा था, एमएमआई से। मेजर्ड बाय एमएमआई, एंड जब हम इसको रिप्रेजेंट करता है तो ये बेसिकली आपका आइसोसिस्मल लाइन से रिप्रेजेंट होता है। ओके, ऐसे सपोज कीजिए ये आपका इपी सेंटर है, तो अल्टीमेटली दूसरा एक कंसेंट्रिक सर्कल हम ड्रॉ करेगा, देन अगेन हम एक कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करेगा, देन अगेन हम कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करेगा, अंदर में लाइक आपका सबसे ग्रेटर मार्क्ड होगा। नो, ये हमको क्या बता रहा है, दैट मीन्स इस रीजन में जो आपका लेवल ऑफ शेकिंग है वो सेम है कि नहीं? एमएमआई तो जस्ट उसी के हिसाब से था, लेवल ऑफ शेकिंग सेम है, जिसके हिसाब से लाइक हम उसको एक पार्टिकुलर जगह में क्लासिफाई किया, वैसा ही आउटर को देखेगा तो उसका भी ऑलमोस्ट एक जैसा होगा, ये वाला पोर्शन का भी लेवल ऑफ शेकिंग एक जैसा होगा, इसलिए हम उसको वहां पे क्लासिफाई किया। सिमिलर है लाइक ये भी इस जगह में एक जैसा लेवल ऑफ शेकिंग होगा, ओके, इसलिए हम इसको डिफरेंट जगह में क्लासिफाई किया। तो अल्टीमेटली ये जो है इसको हम बोलता है आइसोसिस्मल लाइन। इस टाइप का लाइन हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करवाता है और इससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, लाइक आइसोसिस्मल लाइन, आइसोगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन, ये सब आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ये आइसोसिस्मल लाइन जो है ये हमको ये बता रहा है कि इस पार्टिकुलर लाइन का अंदर का जो रीजन है वो ऑलमोस्ट एक जैसा अर्थक्वेक को फील किया। ओके, तो ये आइसोसिस्मल लाइन जो है ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है।
graphical representation of earthquake. ओके, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अर्थक्वेक का। यहाँ पे क्या है, जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ओके, वो सेम टाइप का सिस्मिक एक्टिविटी फील किया। ओके, लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस with equal seismic intensity. ओके, मतलब ये जो लाइन ज्वाइन हो रहा है, दैट मीन्स इसका अंदर का जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट एक जैसा सिस्मिक एक्टिविटी को फेस किया। ओके, दूसरा जो लाइन है, सब कंसेंट्रिक सर्कल जो है ऑलमोस्ट एक जैसा सिस्मिक एक्टिविटी को फील किया। ओके, और ये काफी वाइड तक स्प्रेडेड रहता है, राइट। लाइक आप देख सकता है सोशल मीडिया, सॉरी नॉट सोशल मीडिया, आप अगर गूगल करेगा तो वहां पे आपको इंडिया का 2001 भुज का आपको आइसोसिस्मल लाइन वहां पे देखने को मिल जाएगा। इवन जो नोट आपके पास है उसमें भी भुज अर्थक्वेक का आइसोसिस्मल लाइन वहां पे दिया हुआ। ओके, सिमिलरली लाइक हर जगह का आइसोसिस्मल लाइन आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स वो एरिया है, ओके, जो आपको इक्वल अमाउंट ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड बेसिकली जो ये एरिया है, इसमें जो हम पीजीए को रिप्रेजेंट करता है, लेट्स से यहाँ पे क्या पीजीए था, पीजीए। ओके, इसका क्या पीजीए था। ओके, तो ये पीजीए क्या है, समटाइम आपसे इससे भी पूछ सकता है। पीजीए ये है आपका पीक ग्राउंड एक्सीलरेशन। ओके, ग्राउंड एक्सीलरेशन, इसको हम इन शॉर्ट में पीजीए लिखते हैं। ओके, एंड ज्यादातर जगह में ये आपको सर्टेन वैल्यूज के टर्म में लिखा हुआ होगा। ओके, क्योंकि जब अर्थक्वेक होता है तो ऑफकोर्स वहां पे शेकिंग होता है, शेकिंग होता है, दैट मीन्स जो आपका वेलोसिटीज है वो चेंज हो रहा है, स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है। ओके, तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेड होगा कुछ इस टाइप से, लेट्स से 0.2 जी, 0.3 जी, 0.4 जी, ओके, 1 2 3 जी एंड सो ऑन। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लाइक जैसे सपोज कर लो ये आइसोसिस्मल लाइन, सपोज कर लो ये हम यहाँ पे मेंशन कर दिया कि लाइक ये आपका 0.25 जी है। ओके, अगर सपोज कर लो कुछ इस टाइप का यहाँ पे मार्क्ड है कि ये 0.25 जी है, तो इसका मतलब है कि इस रीजन में जो लेवल ऑफ शेकिंग फील किया गया है उसका वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है आपका 0.25 जी, 0.25 जी। तो इसका करस्पॉन्डिंग अगर आप इसका एक्सीलरेशन निकालेगा तो सिंपली हमको क्या पता है, जी का वैल्यू क्या होता है, 9.81। तो 0.25 इंटू 9.81, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 0.25 इंटू 9.81, ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 2.45, अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स उस पार्टिकुलर रीजन में जो आपका लेवल ऑफ शेकिंग था, दैट मीन्स जिस एक्सीलरेशन से ग्राउंड वहां पे मूव किया है, वो है आपका 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि काफी हाई होता है कि नहीं, है कि नहीं। इसलिए आप देखिएगा जो अर्थक्वेक आता है इमीडिएटली लाइक आपको झटका देके गायब हो जाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। ओके, नाउ जो ये पीजीए है, एमएमआई का करस्पॉन्डिंग ये पीजीए का रिलेशनशिप भी आपको मिल जाएगा। इसको भी आपको याद करने का जरूरी नहीं है, जस्ट आपका रेफरेंस के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन पीजीए एंड एमएमआई।
ये सपोज कर लो आपका एमएमआई है, ये लेट से आपका पीजीए है। पीजीए दैट मीन्स पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन। जरूरी नहीं है कि लाइक आपको इसको याद रखना है। ओके, सपोज कर लो 4 5 6, लेट से 7 8 9 10। ये लाइक आपका डिफरेंट एमएमआई है, ठीक है ना। 11 12 तक है बेसिकली ये, 1 से लेके 12 तक। 4 5 से नीचे वाला जो पोर्शन है बेसिकली आपको उतना इफेक्ट क्रिएट नहीं करता। तो इसका अगर आप पीजीए देखेगा तो 0.03 से लेके 0.04 का इन बिटवीन होता है। ओके, 0.04। अगर इसको आप देखेगा तो 0.06 से लेके 0.07 तक होता है। ये आपका 0.1 से लेके 0.15। इसको अगर आप देखेगा तो 0.25 से लेके 0.3 का इन बिटवीन होता है। इसको अगर आप देखेगा तो 0.5 से लेके 0.55 का इन बिटवीन होता है। ये लाइक आपका 0.6 से ज्यादा होता है। ओके, तो ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ जी है ये। ओके, ऑफ कोर्स पीजीए है इन टर्म्स ऑफ जी। अगर आप इस पार्टिकुलर आइसोसिस्मल लाइन और एमएमआई में लेवल ऑफ शेकिंग या फिर लेट्स से एक्सीलरेशन, कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया है, वो चीज को अगर आप निकालना चाहेगा तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। सिंपली जो भी वैल्यू है सपोज कर लो 0.03 इंटू 9.81, यहाँ से आप निकाल सकते हैं अगर आपको इसका एक्सीलरेशन का वैल्यू निकालना है तो 0.03 इंटू 9.81, सिंपली 0.2943 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आपका जी का वैल्यू क्या है, जी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, तो ये कोरिलेशन है बेसिकली आपका पीजीए एंड एमएमआई का। एमएमआई बेसिकली क्या है, उस पर्टिकुलर जगह में लेवल ऑफ शेकिंग क्या हुआ, आपका स्ट्रक्चर क्या कैसे रेस्पॉन्ड किया, उस लोकेलिटी का आदमी कैसे रेस्पॉन्ड किया, हर वो चीज को देख के इसको बनाया जाता है। ओके, तो जब भी आप अर्थक्विक बनाता है, अर्थक्विक पढ़ता है, ओके, तो सबसे पहले जो आपका दिमाग में आता है, क्या हम कोई स्ट्रक्चर को अर्थक्विक प्रूफ बना सकते हैं, है कि नहीं। तो हम बेसिकली जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर को हम अर्थक्विक प्रूफ नहीं बनाते हैं, इंस्टेड हम उसको अर्थक्विक रेजिस्टेंट बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी इन सिस्मिक डिजाइन। ओके, सिस्मिक डिजाइन। ओके, तो हम यहाँ पे देखा है कि लाइक आपका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या को बता रहा है, हमको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बता रहा है, कितना एनर्जी रिलीज हुआ। इंटेंसिटी हमको क्या बोलता है, लाइक लेवल ऑफ शेकिंग क्या था, है कि नहीं। तो इसीलिए हम कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को जब हम कंस्ट्रक्ट करता है तो हम उसको पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड से बेटर हम उसको पार्टिकुलर लेवल ऑफ शेकिंग को सस्टेन करने के लिए डिजाइन करता है। ओके, इसीलिए मतलब अगर आपका टॉपिक में सिस्मिक जोन मैप नहीं दिया हुआ होता तो भी हमको वो समझना पड़ता, क्योंकि हम अल्टीमेटली उसी के हिसाब से इसको देखता है। ओके, जैसे इसको देखने आगे जाने से पहले वेट, दिख रहा है क्या। सी, ना, ये आपका इंडिया मैप है कि नहीं, जो कि वेरियस सिस्मिक जोन में डिवाइडेड है। ओके, जैसे यहाँ पे लीजेंड दिया हुआ है, जो आपका ब्लू कलर है,
ये आपको जोन 2 को इंडिकेट कर रहा है। जो आपका थोड़ा सा येलोइश टाइप का कलर है, ओके, वो आपको जोन 3 को इंडिकेट कर रहा है। जो आपका ऑरेंज कलर है, ये हमको जोन 4 को इंडिकेट कर रहा है। एंड जो आपका रेड कलर है, ये हमको बता रहा है जोन 5 का बारे में। ओके, ठीक है, ये जोन 5 को इंडिकेट कर रहा है। तो जस्ट सी क्या है, आपका ये पोर्शन ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा था ना, इस जगह से एक रीजन जा रहा था। हम लोग जब वो प्रेजेंटेशन को देख रहा था, ऑफ कोर्स आपका बैचेस में वो एडेड है, जस्ट उसको एक बार खोल के देखिएगा। ओके, टेक्टोनिक प्लेट्स का जंक्शन वाला पोर्शन है ये, है कि नहीं? तो टेक्टोनिक प्लेट का जंक्शन वाला जो पोर्शन है, इसीलिए मतलब इस रीजन में आने वाला ऑलमोस्ट सभी जगह क्या है, हाई सिस्मिक जोन का अंदर में आ रहा है। ठीक, ओके, जस्ट यहाँ पे सी पीओके वाला पोर्शन जोन 5 में है ये। यहाँ पे आपका कश्मीर का पोर्शन, इधर में आपका हिमाचल प्रदेश, इधर में आप देखिए नेपाल और लेट से बिहार का जो पोर्शन है, इधर में आपका एंटायर नॉर्थ ईस्ट, ये सब क्या है, जोन 5 में आता है कि नहीं? इधर में क्या है, आपका गुजरात का पोर्शन, ये भी क्या है आपका जोन 5 में आता है। वेयर इज दूसरा क्या है, ऑरेंज वाला, ये सब क्या है आपका जोन 4 को इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट पूरा का पूरा क्या बोलेगा, नॉर्दर्न रीजन जो है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, काफी डेंजरस जोन में है। ओके, उसके बाद उसका नीचे वाला पोर्शन को देखिए, जस्ट ये जोन 3 में आ रहा है। दैट मीन्स जैसे जैसे जो पोर्शन आपका जंक्शन पॉइंट जो था टेक्टोनिक प्लेट का जंक्शन पॉइंट से जैसे जैसे दूर जा रहा है, उसका जो सिस्मिक एक्टिविटी है कम होते जा रहा है। ये सेंट्रल इंडिया को देखिए। ओके, सेंट्रल इंडिया आपका क्या है, जोन 3, जोन 2 में आ रहा है। जोन 2 दैट मीन्स लीस्ट सिस्मिकली एक्टिव। ऑफ कोर्स वहां भी अर्थक्वेक होगा, बट वो अर्थक्वेक बहुत कम होगा। ओके, तो दैट इसीलिए जो आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, वो आपको इंस्टेड ऑफ मैग्नीट्यूड, लेवल ऑफ शेकिंग के लिए आपको सर्टेन कोफिशिएंट्स दिया। ओके, अगर आप स्टैट प्रो वगैरह यूज करता होगा, ई टैब वगैरह यूज करता होगा, उसको यूज करके अगर आप डिजाइन किया होगा, तो वहां पे आपको डायरेक्टली जोन के हिसाब से वहां पे कोफिशिएंट्स ऑफ अर्थक्वेक को हम कंसीडर करता है, लेकिन सिमिलरली मैनुअली डिजाइन भी जब हम करता है, क्लासरूम पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो सब चीज को नहीं कंसीडर करता। ज्यादातर ज्यादातर हम जो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, डेड लोड, लाइव लोड एंड फिनिश लोड के लिए ही कर रहा होता है, क्लासरूम पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको न्यूमेरिकल्स मिलता है। ओके, बट एक्चुअली में आप देखिएगा 14 टाइप का लोड को हम कंसीडर किया जाता है। आईएस 875 को अगर आप रेफर करेगा, तो उसका 14 पार्ट है। हर एक पार्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोड को आपको बता रहा होता है कि आपका स्ट्रक्चर में कौन सा लोड कहाँ पे एक्ट करेगा। एंड अगेन आपका स्ट्रक्चर कहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है, इस हिसाब से हमको लोड को कंसीडर करना है। जैसे अरुणाचल को ही कंसीडर कीजिए, एक स्ट्रक्चर आप लेट से ईटानगर में बना रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर लेट से हम बोमडिला तवांग में बना रहा है कि नहीं? तो अभी हम ईटानगर में जब कंस्ट्रक्ट करेगा, तो हमको स्नो स्नो एंड आइस लोड को कंसीडर करने का जरूरी नहीं है। बट अगर हम स्ट्रक्चर को लेट से बोमडिला तवांग में बनाएगा, तो वहां पे आपको क्या चाहिए, आइस एंड स्नो लोड को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आइस एंड स्नो गिरते रहता है विंटर सीजन में। बट ईटानगर में नहीं गिरता है, और गिरने का चांसेस भी काफी कम है, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का वजह से आपका टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है कि नहीं? तो मतलब ऑलमोस्ट 14 टाइप का लोड है, बट अलग अलग लोड अलग अलग कंडीशन में इंप्लीमेंट होता है कि नहीं? वो सब चीज को जब हमें स्ट्रक्चरल डिजाइन देख रहा हो, तो वहां पे देखेगा। तो आई होप ये समझ गया होगा। एंड इसी इसी के हिसाब से अगर आप देखेगा, तो जो आपका एंटायर इंडिया है, एंटायर इंडिया में ऑलमोस्ट जो पोर्शन जो आपका रिस्क में है, ओके, वो अप्रोक्सीमेटली 59% इंडिया का जो लैंड मास है, अप्रोक्सीमेटली 59%, ओके, आपका सिस्मिक एक्टिविटी में सब्जेक्टेड है। ओके, और दूसरा टर्म में आप बोल सकते हैं वल्नरेबल पोर्शन है 59%। ओके, जितना भी ये आपका रेड वाला ऑरेंज वाला जो पोर्शन है, ये सब क्या है, सिस्मिकली एक्टिव जोन है कि नहीं? सब जगह में आपका जब अर्थक्वेक होगा, तो ज्यादा मेजर डिस्ट्रक्शन होने का चांसेस है। ओके, ज्यादा मेजर डिस्ट्रक्शन होगा, कोलैप्स होगा, ओके ना, लॉस होगा। ओके, ठीक है क्या? हाँ, आगे चलता है।
वापस आ जाता है। सी, तो अभी हमने देखा वहां पे इस फोटो में कि लाइक आपका जो अलग अलग जगह में अलग अलग लेवल ऑफ शेकिंग हो सकता है। तो इसीलिए हम स्ट्रक्चर को इंस्टेड ऑफ एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड हम डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए हम उसको डिजाइन करते हैं। अगर हम उसको उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए जब डिजाइन करेगा तो आपका स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ शेकिंग को सस्टेन कर सकता है कि नहीं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, आप लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ magnitude, generally we consider intensity, that is level of shaking in our design. ओके, बट सभी केस में नहीं। ओके, सभी केसेस में नहीं इन द सेंस लाइक आपका जो सर्टेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, सर्टेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जैसे आपका डैम हो गया। ओके, जैसे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। ओके, इस सब पोर्शन को हम पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड के लिए डिजाइन करते हैं। ये ऊपर नहीं जा रहा, गुस्सा हो गया क्या? पर्टिकुलर लेवल ऑफ शेकिंग के लिए हम उसको डिजाइन करते हैं ताकि आपका स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ शेकिंग में सही रहे। ओके, मतलब आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स ना हो। ओके, बट हम मैग्नीट्यूड को भी कंसीडर करते हैं। बट फॉर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लाइक डैम, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ओके, लेट्स से न्यूक्लियर पावर प्लांट एटसेट्रा, ये सब को हम लेट्स से आपका पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड उस पर्टिकुलर जोन में जो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड आने वाला है उसको कंसीडर करके हम डिजाइन करते हैं। आर डिजाइन फॉर मैग्नीट्यूड ना, पर्टिकुलर लेवल ऑफ पर्टिकुलर साइज ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए हम उसको डिजाइन करते हैं सो दैट जैसे सपोज कर लो नॉर्थ ईस्ट में और लेट्स से अरुणाचल में आप देखिएगा हर जगह में डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है कि नहीं। तो डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है दैट मीन्स वो डैम जो है अपना पीछे में ट्रिलियंस ऑफ लीटर पानी को स्टोर करके रखा है कि नहीं, ट्रिलियंस ऑफ लीटर पानी को स्टोर करके रखा है। बट अगर अर्थक्वेक के टाइम में अगर सपोज कीजिए ये डैम आपका टूट गया जैसे, तो क्या होगा, डाउनस्ट्रीम में जाएगा ये पानी। तो जब ये डाउनस्ट्रीम में जाएगा तो अल्टीमेटली डाउनस्ट्रीम में जितना भी पोर्शन है सबको वॉश आउट करके लेके चला जाएगा। इसका सिंपल एग्जांपल है लास्ट ईयर आप देखा होगा जो सिक्किम में एक डैम टूट गया था, है कि नहीं, पूरा आदमी और लेट से पूरा रीजन को वॉश आउट करके लेके चला गया। ओके, तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको फेस करने मिल सकता है। इसीलिए मेजर डैम जो है वो काफी डेंजरस है
ड्यूरिंग अर्थक्वेक के लिए। इसलिए हमको मेजर डैम के बजाय लेट्स से चेक डैम और माइनर डैम्स बनाना चाहिए, बट अगेन यहाँ पे आपका फाइनेंस का इशू होता है जिसका वजह से हम मेजर डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मजबूर होता है। ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ तक? ना, आगे चलता है कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक। कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक, तो हमने ऑलरेडी देखा था कि आपका अर्थक्वेक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जो आपका अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यह है बेसिकली आपका सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी stored in bedrock। ओके, बेडरॉक में जो आपका स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड है, जब वो आपका फॉल्ट क्रिएट होगा तो वहां से वो रिलीज होगा। जब वो वहां से रिलीज होगा तो क्या होगा, चारों तरफ जाएगा। चारों तरफ जाएगा दैट मीन्स सिस्मिक वेव को फॉर्म करेगा। ओके, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सिस्मिक वेव्स। ओके, एंड जैसे ही ये सिस्मिक वेव आपका ग्राउंड सरफेस तक पहुंचता है, ये क्या करता है, डैमेज क्रिएट करता है। एंड अगेन हमने देखा था ये सिस्मिक वेव आपका दो टाइप का होता है, एक होता है लाइक आपका बॉडी वेव, दूसरा होता है सरफेस वेव। सरफेस वेव सरफेशियल लेयर की तरफ आता है, बॉडी वेव बॉडी की तरफ चला जाता है। ओके, सरफेशियल लेयर पे आके लाइक वो फर्दर लव वेव एंड रैली वेव में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आपका रैली वेव का डैमेजिंग इफेक्ट, डैमेजिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है कि नहीं? ऑलरेडी हमने देखा था, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सिस्मिक वेव। सरफेस वेव कंसिस्ट ऑफ रैली वेव हैव डैमेजिंग पोटेंशियल। है, सबसे ज्यादा डैमेजिंग पोटेंशियल इसी के पास है, जो आपका स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। ठीक है, राइट है। एक्चुअली ये काम नहीं कर रहा है आज कुछ। सर दिखाई नहीं दे रहे तो। हाँ, वो शेयरिंग में थोड़ा इशू आ रहा है, 2 मिनट रुके।
अभी दिख रहा है ना? ठीक है। सबसे ज्यादा डैमेजिंग इफेक्ट किसका था, लाइक आपका रैली वेव का, ऑलरेडी हमने देखा था। तो ये जो कैसे आपका डैमेज क्रिएट करता है, ओके, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था इसका? जैसे आपका स्ट्रेस ड्रॉप, जैसे आपका जो स्ट्रक्चर या कोई भी चीज कंस्ट्रक्टेड है, जब ये वेव ट्रेवल करेगा तो क्या करेगा, ये बॉडी को उठाएगा ना, उठाने के बाद फिर से डाउन करेगा। दैट मीन्स ये क्या होगा, स्ट्रेस रिलीफ होगा, स्ट्रेस ड्रॉप होगा। सबसे ज्यादा अच्छी तरह से लाइक आप इसको यहाँ से समझ सकता है, जैसे सपोज कर लो ये आपका डैम है कि नहीं? डैम है, यहाँ पे पानी स्टोर्ड है कि नहीं? तो जब अर्थक्वेक हुआ तो क्या होगा, ये पानी अचानक से लाइक यहाँ पे पहुंचेगा, डिपॉजिट होगा, एंड उसके बाद क्या होगा, फिर ये वापस चला जाएगा ना। तो यहाँ पे पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। तो लाइक पीछे में डायरेक्टली आपका स्ट्रेस जो है इस पार्टिकुलर डैम का वो ड्रॉप हो जाएगा, फिर वापस ये पानी आएगा। ओके, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, इसको तोड़ने का, ओवरटर्न करने का कोशिश करेगा। सीचेस इफेक्ट जो हम लोग लास्ट क्लास में देख रहा था, अल्टीमेटली वही है। ओके, लाइक और क्या कर सकता है ये, लाइक आपका टोटल फॉल्ट डिस्प्लेसमेंट। टोटल फॉल्ट डिस्प्लेसमेंट सपोज कर लो ये आपका एक ब्लॉक है, हो सकता है यहाँ से टूट के ये नीचे चला जाए ना। जैसे आपका सिंपल टर्म में आप देखिएगा तो जैसे लैंडस्लाइड जो हो जाता है, हो जाएगा। ओके, मतलब जो भी पोर्शन आपका वर्ड्स टू फेल्योर में है, मतलब जो स्लोप स्टेबल नहीं है, ओके, जब वहां पे शेकिंग होगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो स्लाइड्स होके नीचे गिर जाएगा, स्लाइड्स होके नीचे गिरेगा, और अल्टीमेटली पूरा का पूरा अगेन क्या होगा, मड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ओके, मड फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो जो भी उसका नीचे में स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड है, रोड कंस्ट्रक्टेड है, सब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, उसका अंदर में डंप बड़ी हो जाएगा, है कि नहीं? ओके, सोइल कंडीशनिंग, ये भी इफेक्ट क्रिएट कर सकता है ये। सोइल कंडीशनिंग मतलब ज्यादातर तो आप हेयर कंडीशनिंग के बारे में सुना है। सोइल कंडीशनिंग क्या है? सोइल कंडीशनिंग दैट मीन्स आपका सोइल का प्रॉपर्टीज चेंज कर दे रहा है। ओके, मेनी ए टाइम हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में, कि लाइक जब आपका अर्थक्वेक होगा तो ग्राउंड क्रैक होगा ना, ग्राउंड क्रैक। तो जब ग्राउंड क्रैक होगा तो जो नीचे का जो सिल्ट वगैरह है ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेक होके ऊपर में आना शुरू हो जाएगा, आपका ग्राउंड सरफेस का ऊपर में आ जाएगा। तो जो आपका ऊपर का फर्टाइल सोइल था, अभी उसका ऊपर में जब सैंड आके मिक्स हो गया, सिल्ट आके मिक्स हो गया, तो उसका फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा। फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा तो दैट मीन्स वो सोइल पे, उस फील्ड पे, उस प्लॉट पे आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ओके, या फिर लेट से आपका यहाँ पे फर्टाइल सोइल था, साइड में पहाड़ था, पहाड़ कोलैप्स होके टूट के वहां पे गिर गया, पहाड़ जो पूरा का पूरा आपका बोल्डर से बना हुआ, जब वो बोल्डर से बना हुआ तो अगेन वहां पे लाइक आपका उसका फर्टिलिटी, एक तो है कि लाइक वो खराब हो गया, दूसरा आप जब उसको साफ करेगा तो एग्जैक्ट सेम मटेरियल आपका बाहर नहीं निकलेगा, अल्टीमेटली क्या होगा, उस पर्टिकुलर फील्ड का आपका जो फर्टिलिटी है वो सप्रेस्ड हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करता है उसका नाम क्या है, सिस्मोग्राफ, ठीक है ना, सिस्मोग्राफ था। एंड इस सिस्मोग्राफ में आप अगर लास्ट क्लास का प्रेजेंटेशन को देखिएगा, सिस्मोग्राफ जो जस्ट लाइक अ पेंडुलम जैसा था, है कि नहीं? सी, कुछ इस टाइप का था। यहाँ पे एक बॉल था, इस बॉल में एक पेन लगा हुआ था। ओके, एंड यहाँ पे क्या था, एक आपका ड्रम,
रोटेटिंग ड्रम घूमते रहेगा। इस ड्रम पे आपका एक पेपर लगा हुआ है, एंड ये पेपर पे क्या होगा, पेपर का कांटेक्ट में होगा, एंड ये अल्टीमेटली मार्किंग करते रहेगा इस पे, है कि नहीं। तो ये कई एक पोर्शन से बना हुआ, ओके, क्या क्या पोर्शन है, जैसे ये सपोर्ट जो है, ये हो गया आपका सपोर्ट, ये लेट से आपका रोटेटिंग ड्रम हो गया। ये रोटेटिंग ड्रम हो गया, ओके। ये लाइक आपका पेंडुलम हो गया। ये लाइक आपका पेन, ओके। ये लाइक आपका स्ट्रिंग है। ये एकदम सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम सॉरी, सिस्मोग्राफ को आपको दिखा रहा है। ये जो है फॉक है, मैग्नेटिक फॉक, FORC, फॉक, ओके। इसका काम क्या है, लाइक आपका डैम्पिंग प्रोवाइड करना अगर आपका स्ट्रिंग इधर उधर हो गया तो, ओके ना। तो जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्स यहाँ पे दिख रहा है आपको बहुत सारा पार्ट, लेकिन इसका जो मेजर पार्ट है, क्या क्या है, मेजर पार्ट अगर आप देखेगा तो ये बेसिकली आपका तीन है। एक है आपका सेंसर, दूसरा है आपका रिकॉर्डर, एंड तीसरा है आपका टाइमर, ओके। ये तीन पार्ट है, ओके। तो ये तीनों पार्ट कलेक्टिवली काम कर रहा होता है लाइक आपका सिस्मोग्राफ में। नाउ इस जगह में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रोटेटिंग ड्रम, डिटेल नोट्स में आपका अवेलेबल है ये फिगर भी, ओके, आप देख सकते हैं वहां पे, ऑलरेडी आपका बैच में अवेलेबल है वो। नाउ सी, जो आपका सेंसर है, सेंसर कौन फॉर्म कर रहा है, जो आपका पेंडुलम है, पेंडुलम अल्टीमेटली क्या है, वो सेंसर, सेंसर का जैसा काम कर रहा है, ओके। सेंसर अगर देखेगा तो ये कौन कौन है, लाइक हो जाएगा आपका पेंडुलम का मास, स्ट्रिंग, जो आपका मैग्नेट है, सपोर्ट, ओके। ये चारों मिलके अल्टीमेटली क्या कर रहा है, सेंसर को फॉर्म कर रहा है। क्योंकि जैसे ही शेकिंग होगा तो ये जो मास है आपका, जो पेंडुलम है, पेंडुलम सेंस करेगा, उसको हिलना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। ये सस्पेंडेड किस में है, लाइक आपका थ्रेड में, है कि नहीं। थ्रेड किस पे होल्डेड है, लाइक आपका सपोर्ट पे। तो ये सब अल्टीमेटली क्या को फॉर्म कर रहा है, आपका सेंसर को सब फॉर्म कर रहा है, ओके। नाउ दूसरा अगर आप देखेगा, रिकॉर्डर, तो रिकॉर्डर क्या है, इस जगह से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो हम अर्थक्वेक को मेजर करता है, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस को हम यूज करता है। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसका नाम है सिस्मोग्राफ, ओके। एंड मैग्नीट्यूड को मेजर करने का जो डिवाइस है उसको हम बोलता है रिचर्ड स्केल, कंफ्यूज नहीं होना, ओके। ना, रिकॉर्डर क्या क्या है, रिकॉर्डर को अगर आप देखेगा तो जो ड्रम है, जो आपका पेन है, ओके, जो आपका चार्ट पेपर है कि नहीं, जो चार्ट पेपर है जिसपे लाइक आपका अर्थक्वेक का मार्क लिखा जा रहा है, ये सब क्या है, आपका रिकॉर्डर है। एंड अगर आपका टाइमर को अगर आप देखेगा तो टाइमर कौन सा है, ओके। जो मोटर इस ड्रम को रोटेट करवा रहा है, ये
चार, लाइक आपका जो ड्रम है, ड्रम तो आपका रोटेशन में रहेगा। तो जो मोटर इसको रोटेट करवा रहा है, एक पर्टिकुलर कंस्टेंट स्पीड के साथ ये इसको रोटेट करवा रहा है, तो जो मोटर इसको रोटेट करवा रहा है अल्टीमेटली वो है आपका टाइमर। मतलब वो कंस्टेंटली एक ही स्पीड में घूमते रहेगा, तो ही आपको सही सही से इंफॉर्मेशन मिलेगा पार्टिकुलर अर्थक्वेक का, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हम बोल सकते हैं मोटर दैट रोटेट ड्रम एट द कंस्टेंट स्पीड। ओके, एक पर्टिकुलर कंस्टेंट स्पीड में इसको रोटेट करवा रहा होगा, एंड यही आपका टाइमर फॉर्म करेगा। नाउ अगेन, अगर हम यहाँ पे जो आपका टाइमर है, दैट मीन्स जो आपका ड्रम का रोटेशन है, ड्रम का रोटेशन को अगर हम स्टॉप कर देगा तो क्या होगा? अगर ये ड्रम जिस पे ये मार्क कर रहा है ये स्टेशनरी पोजीशन में होगा, तो सिंपली हमको अर्थक्वेक का मैक्सिमम स्कोप का इंफॉर्मेशन मिलेगा। दैट मीन्स कितना डेविएट हुआ वो चीज को हमको जस्ट बता रहा होगा, है कि नहीं? तो उस केस में इसका नाम चेंज हो जाता है, तब हम उसको बोलता है ओसिलोस्कोप। ओके, ये इंपॉर्टेंट है अगेन, oscilloscope और सिस्मोस्कोप। द इंस्ट्रूमेंट, आप लिख सकते हैं, विच गिव्स ओनली मैक्सिमम एक्सटेंट, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ मोशन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोस्कोप। और समटाइम हम उसको ओसिलोस्कोप भी बोलते हैं। ओके, सिस्मोस्कोप और ओसिलोस्कोप। तो दैट मीन्स सिस्मोग्राफ एंड सिस्मोस्कोप में बेसिक डिफरेंस क्या है कि सिस्मोग्राफ में ड्रम जो है वो रोटेट होता है, ध्यान देना है। ओके, सिस्मोग्राफ में जो आपका ड्रम है वो रोटेट होता है, दैट मीन्स उसमें टाइमर है। बट जो आपका सिस्मोस्कोप है, सिस्मोस्कोप में आपका ड्रम रोटेट नहीं होता, दैट मीन्स इसमें टाइमर नहीं है। तो जब टाइमर नहीं है तो एक ही जगह में वो घूमते रहेगा, ये जो पेंडुलम है वो एक ही जगह में घूमते रहेगा, ड्रम तो रोटेट नहीं हो रहा। तो दैट मीन्स ये हमको बताएगा कि इस पार्टिकुलर अर्थक्वेक का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या था, है कि नहीं, मैक्सिमम एक्सटेंट क्या था। इसीलिए लाइक ये सिर्फ एक ही पैरामीटर को मेजर कर सकता है, टाइम को नहीं बता सकता है कि कब से कब तक आपका अर्थक्वेक हुआ था। टाइम को कौन बता सकता है? सिर्फ लाइक आपका सिस्मोग्राफ आपको बता सकता है। ओके, एंड ऑलरेडी हमने पहले देखा था कि जब भी हम सिस्मोग्राफ को डालता है तो सिस्मोग्राफ को हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डालेगा, सो दैट अगर एक सिस्मोग्राफ यहाँ पे डाला है, इस डायरेक्शन में डाला है, तो दूसरा सिस्मोग्राफ को हम इस डायरेक्शन में डालेगा, है कि नहीं, 90 डिग्री में, सो दैट लाइक वो दोनों ही डायरेक्शन में आया वाला अर्थक्वेक को आसानी से मेजर कर ले। और आजकल तो क्या हो गया, हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को यूज करने लगे। नाउ वी यूज डिजिटल फॉर रिकॉर्डिंग। ओके, बट अगेन जो आपका मॉडर्न सिस्मोग्राफ है उसका भी जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि लाइक उसमें लाइक आपका टाइमर है, उसमें लाइक आपका सेंसर है, उसमें लेट से आपका रिकॉर्डर है। ओके, इसी प्रिंसिपल पे लाइक वो काम कर रहा है। इवन अभी तो लाइक इतना मॉडर्नाइज हो गया कि लाइक उसको आप कंप्यूटर के साथ में फिक्स कर लो। ओके, इंटरनेट कनेक्टिविटी डाल दो,
जब आपका ये सब इंटरनेट कनेक्टिविटी और लेट से हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर के साथ में जब वो आपका इंस्ट्रूमेंट में इंस्टॉल्ड रहेगा, तो आप कहीं से भी इसको मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, लेट से आप ऑफिस में बैठा हुआ, अर्थक्वेक हुआ, लेट से हम लेट से सेंटर बना के रखा है मुंबई में फॉर एग्जांपल, अर्थक्वेक हुआ है लेट से कश्मीर में। ओके, तो इमीडिएटली वहां से हमको सिग्नल मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर वैल्यूज का अर्थक्वेक हुआ है वहां पे। ओके, जैसे कन्याकुमारी में हुआ, डायरेक्टली हम मुंबई में हमको उसका वैल्यूज मिल जाएगा। ओके, हमको जाके रिकॉर्ड करने का जरूरी नहीं है, बट जो इनिशियल सिस्मोग्राफ था वहां पे हमको जाके रिकॉर्डिंग को लेके आना पड़ता था। ओके, तो ये था लाइक आपका वेरियस टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड और लेट्स से आपका वेरियस पैरामीटर अर्थक्वेक से रिलेटेड। नो, दो टॉपिक बचा यहाँ पे अभी, आपका सिस्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया एंड लेट्स से डिटेलिंग ऑफ स्ट्रक्चर लाइक बीम्स एंड कॉलम। ओके, तो उसको हम लोग कल देखते हैं, आज यही रखता है। कुछ डाउट होने से बोलिए। कुछ डाउट है? सर। हाँ जी। सर ये आप जब सिलेबस को जब बता रहा था ना सर, उसमें जो